नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। एक समृद्ध विरासत, अध्यात्म, धर्म और पर्यटन का शहर जोशीमठ में जीवन ही नहीं इतिहास को बचाने की भी हो रही है कोशिश। जोशीमठ को फिर बसाने पर विचार, प्रभावित नहीं तैयार। मुआवजे पर गतिरोध जारी। जानेंगे जोशीमठ में पुनर्वास के साथ साथ क्या है भूवैज्ञानिकों का मानना। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के साथ ही होगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। जोशीमठ में मौसम की करवट, बारिश बर्फबारी की संभावना बढ़ी। प्रभावित इलाके में पुनर्वास जारी। मौके पर पहुंचे सीएम धामी। पूर्ण मुआवजे की मांग पर अड़े लोगों को मुख्यमंत्री का आश्वासन, बाजार मूल्य पर तय होगा मुआवजा। रुपए यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने मंजूर किए 2600 करोड़ रुपए। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर बीज, जैविक और निर्यात समिति गठन को मंजूरी। सहकार से समृद्धि की दिशा में एक और बड़ा कदम। मध्य प्रदेश इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट, प्रधानमंत्री ने वर्चुअली उद्घाटन सत्र में की शिरकत। बताया भारत की माइक्रो इकोनॉमी की बदौलत आईएमएफ सहित कई वैश्विक संस्थाओं का बढ़ा है भरोसा। नई संभावना के मद्देनजर भारत के साथ नई ग्लोबल सप्लाई चेन तैयार करने की कही बात। कर्नाटक हुबली में आयोजित होगा 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। प्रधानमंत्री गुरुवार को करेंगे उद्घाटन। विकसित युवा विकसित भारत है थीम। नवाचार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शांति और साझा भविष्य पर होगी चर्चा। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। 20 जनवरी को करेगा सुनवाई। याचिका में की गई है अपील। बिहार सरकार को जनगणना कराने का नहीं है संवैधानिक अधिकार। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के बाहर बम विस्फोट, 20 लोगों के मारे जाने की खबर। विस्फोट के वक्त तालिबान की चीनी अधिकारियों के साथ चल रही थी बैठक। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी, विमान सेवाएं हुई ठप। सभी फ्लाइट्स ग्राउंड पर, की जा रही सिस्टम ठीक करने की कोशिश। और हॉकी विश्व कप का कटक में एक भव्य समारोह के साथ हुआ आगाज। समारोह में केंद्रीय युवा व खेल मंत्री हुए शामिल। प्रीतम रणवीर सिंह और दिशा पटनी ने दी प्रस्तुतियां। 13 से 29 जनवरी के बीच खेले जाएंगे मुकाबले। जोशीमठ में आई त्रासदी ने सैकड़ों जिंदगियों के सामने अंधेरा ला दिया है। खतरे की जद में आए घरों पर लाल निशान लगाकर लोगों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। 700 से ज्यादा परिवारों को या तो सुरक्षित होटलों में या राहत कैंपों में रखा गया है। जिन 2 होटलों को सबसे पहले तोड़ा जाना है, वहां पर जेसीबी या हेवी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। एसडीआरएफ ने बताया है कि वहां छोटी मशीनों का प्रयोग होगा ताकि मलबे की वजह से दूसरे घरों को नुकसान न पहुंचे। जोशीमठ पर भू धसाव का मंडराता गंभीर खतरा लोगों के बीच विस्थापन और आशंकाओं के साथ जारी है। इस समय हम जोशीमठ में जेपी कॉलोनी में हैं और हम आपको जेपी कॉलोनी के हाल बताते हैं कि जब दरारें पड़ी, जमीन खिसकी तो किस तरह की स्थिति थी। ये एक बैडमिंटन कोर्ट है। इस कोर्ट को 2 हिस्से में दरार ने बांट दिया है। ये 2 हिस्से में बट गया है और ये 1.5 से 2 फुट चौड़ी दरार है। इसके पीछे अगर आप देखें तो जो दीवार है वो बिल्कुल ढह गई है। जो गेट वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो नीचे दब गया है।
ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर इन दरारों ने इस तरह के भयावह हालात पैदा कर दिए हैं। जमीन में बढ़ती दरार, खिसकते मकान और खराब होता मौसम, तत्काल पूर्ण मुआवजे की मांग के बीच प्रशासन के लिए मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। जबकि मौसम विभाग के मुताबिक जोशीमठ इलाके में अगले 1-2 दिन में बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं जोशीमठ के जिस चिन्हित क्षेत्र में मकानों के गिरने और धंसने का खतरा है, जिसे प्रशासन को जल्द से जल्द ध्वस्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो आसपास के दूसरे मकानों पर भी खतरा बरकरार रहेगा। जोशीमठ के ये 2 होटल हैं, जो मल्हारी इन है और इसके अलावा होटल माउंट व्यू है, जिनको तोड़ने की जो बात है वो टीम कर रही थी। लेकिन जैसे ही तोड़ने की इन होटलों को खबर लगी, बड़ी संख्या में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और इन होटलों को तोड़े जाने का विरोध करने लगे। इन लोगों का ये कहना है कि उनकी सालों की कमाई है और उनको अभी तक किसी तरह का जो मुआवजा है उस पर बात नहीं हुई है और ये लोग चाहते हैं कि पहले मुआवजे पर बात हो जाए, उसी के बाद इन होटलों को तोड़ा जाए। प्रशासन ने जो सर्वे करवाया है उसमें 723 संरचनाओं में दरारें चिन्हित की गई हैं। इन मकानों में रह रहे परिवारों को राहत शिविर और निर्धारित स्थानों पर भेजा जा रहा है, जबकि शासन प्रशासन की ओर से तत्काल 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 50,000 रुपए लोगों को शिफ्टिंग के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा शासन प्रशासन जल्द ही विस्थापित लोगों को बाजार मूल्य पर मुआवजा देने के लिए भी कार्रवाई शुरू करेगा। देखिए, ये जो 50,000 रुपये मैंने आपको बताया, जो एक मुश्त ग्रांट है जो अलग से है, वो 1 लाख से अलग है, तो वो इसी पर्पज़ के लिए है कि लोगों को शिफ्टिंग और जो उनको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना पड़ रहा है उसमें दिक्कत ना हो। साथ ही साथ देखिए, कई स्टेक होल्डर्स हैं, कोई चाहते हैं कि कैश कंपनसेशन हो, कई लोग चाहते हैं कि रिलोकेशन हो। उसके लिए कुछ लोगों ने हमें लैंड्स भी बताई हैं और लैंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी हमें जियोलॉजिकली वेटिंग भी करानी है। फिर इसको देखते हुए एक सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके रिहैबिलिटेशन पैकेज हम तैयार करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ कंसेंसस हो कि वो प्लान बन पाए और एक अच्छा रिहैबिलिटेशन पैकेज जो मार्केट रेट पे हो वो उनको मिल पाए। चमौली जिले में ही जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग क्षेत्र के बहुगुड़ा नगर में भी भू धसाव का मामला सामने आया है। वहां पर भी कई मकानों में दरारें बीते साल से देखी जा रही हैं। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल के चंबा सुरंग के पास भी स्थानीय लोगों ने इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि कर्णप्रयाग में एक बार दोबारा मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने घरों का सर्वे किया है। अगस्त और सितंबर में 2 बार यहाँ पर जॉइंट इंस्पेक्शन किया था, जिसमें हमारे तहसील प्रशासन के अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर थे और हमने करीब जो है 27 जो भवन हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ था। उनको लिस्ट आउट करके हमने जिला कार्यालय को प्रेषित किया था कि यहाँ पर एक तो जियोलॉजिकल सर्वे कराया जाना जरूरी है और एक मेजर ट्रीटमेंट प्लान यहाँ पर उसकी आवश्यकता है। कटाव और भू धसाव को देखते हुए लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पूरे क्षेत्र का समयबद्ध तरीके से भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाए। जहां मुमकिन हो सके वहां समय रहते उस क्षेत्र का ट्रीटमेंट करवाया जाए, ताकि लोगों को जान माल के खतरे का अंदेशा न रहे और उन्हें विस्थापन का दंश न सहना पड़े। वहीं मुख्यमंत्री ने इस तरह की घटनाओं के मद्देनजर पारिस्थितिकी और विकास की गति में संतुलन की बात कही है। हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे और जो तेज गति से हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी शहर हैं, आज जोशीमठ की बात आई है, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज़्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। उत्तराखंड में भूस्खलन और भू धसाव की घटनाओं को लेकर विशेषज्ञ अनियंत्रित निर्माण कार्य और भूगर्भीय घटनाओं को एक बड़ी वजह मानते हैं। समय समय पर कई विशेषज्ञों ने चेतावनी भी जारी की। अब जब जोशीमठ पर एक बड़ा खतरा सामने है तो सभी को संजीदा तरीके से पहले राहत और बचाव पर ध्यान देना चाहिए और दीर्घकाल में पूरे उत्तराखंड के संवेदनशील इलाकों के पर्यावरण और वहां के स्थानीय स्थिति के अनुरूप ही निर्माण कार्य और पर्यटन गतिविधि को अनुमति दी जानी चाहिए।
जोशीमठ से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जोशीमठ से और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता नीरज। नीरज, हमने दिन में देखा था प्रभावितों में गुस्सा था, मुआवजे को लेकर एक मतभेद, एक गतिरोध दिखाई दे रहा है। मौसम खराब हो और उसी के साथ साथ अगर मौसम खराब होता है तो पुनर्वास में भी समस्या होगी। किस तरह से इस गतिरोध को कम करने में प्रशासन कामयाब दिखाई दे रहा है, और जो भीड़ लोगों की थी 2 इमारतों को ध्वस्त करने को लेकर, उस पर अब क्या कहना है? देखिए ऋतु, मौसम अब खराब होना शुरू हो गया है। आज भी पूरे दिन अगर आप देखें तो पूरे दिन धूप नहीं निकली है जोशीमठ में, और हल्की जो बूंदाबांदी है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो ठंड है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जो मौसम विभाग की जो चेतावनी है, या ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग का ये कहना है कि आज रात 10 बजे से लेकर सुबह तक बारिश होगी यहाँ पर, और इसके अलावा 2 दिन ये बारिश रहेगी और उसके बाद यहाँ बर्फ पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुश्किलें हैं वो किस तरह से बढ़ेंगी। दूसरी, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि मुआवजे की जो राशि वो लोग चाहते हैं वो राशि प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है, इसी कारण से वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री खुद जोशीमठ पहुंचे हैं और तमाम जिले के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। जिले के आला अधिकारियों ने भी ये बोला है कि शेयर होल्डरों के साथ वो बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही उनको स्थायी रूप से बसाने के लिए, या कह सकते हैं कि स्थायी पुनर्वास के लिए भी जो जगह है वो ऋतु आइडेंटिफाई कर ली है। 1.5 लाख की जो रकम शुरुआत में जो देने की बात आ रही है, उसमें 50,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है या दूसरी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, और इसके साथ ही 1 लाख की जो रकम है वो कह सकते हैं कि एक अंतरिम रकम है और अंतिम रकम नहीं है। जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनकी कीमत तय हो जाएगी, चाहे वो मकान हो या फिर जो होटल्स हो या फिर कॉमर्शियल कोई स्पेस हो, उसके बाद ही उनका जो मुआवजा है मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा। प्रशासन लगातार उनसे बातचीत कर रहा है। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि अर्थ को भी ध्यान में रखा जाएगा और जो यहाँ के इकोसिस्टम है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और जिस तरीके की प्रशासन लगातार जो शेयर होल्डर है उनसे बातचीत कर रहा है, उससे देखकर लगता है कि जल्द ही ये मामला है वो सुलझ जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में मौसम और ज्यादा सर्द होगा, मुश्किलें और ऋतु आएंगी। जी नीरज, मुख्यमंत्री का कहना है कि जो अभी मुआवजे की घोषणा हुई है, जिस 1.5 लाख की आप बात कर रहे हैं, ये फौरी राहत है और एक बड़ा पुनर्वास, एक तरह से जो एक प्लान होगा वो जनता के सामने रखा जाएगा जो प्रभावित हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि लोग जो इमारतों को ध्वस्त करने की जो लगातार बात आ रही है उसमें 2 होटल हैं, इसके अलावा अफवाहों पर लोग ना ध्यान दें। तो क्या इसको लेकर अफवाहें भी हो रही हैं, राजनीति भी हो रही है इस समस्या के सामने? देखिए, बिल्कुल अफवाहें हो रही हैं, और इस अफवाहों में सबसे बड़ा रोल जो प्राइवेट चैनल है ऋतु उनका है, क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जो लोग हैं उनके मकानों को तोड़ा जाएगा, और जो राष्ट्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की जो टीम आई है वो सर्वे कर रही है, और जो डेंजरस जोन में जो मकान है उनको सभी मकानों को गिराया जाएगा। उसके बाद एक क्योस उत्पन्न हो गया पूरे जोशीमठ में, और जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर मार्केट में बैठ के, इसके अलावा जिन 2 होटलों को तोड़े जाना था उन होटलों के सामने भी आके लोग बैठ गए। आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी थी, जबकि उस होटल से उन महिलाओं का कोई लेना देना नहीं था। जो महिलाएं हमारे विजुअल में दिखाई दे रही थी वो जस्ट होटल के मेन गेट के पास बैठी हुई थी। तो एक अफवाह इस तरह की फैली कि जो IIT रुड़की से टीम आई है वो यहाँ के सभी मकानों को गिरा रही है, और इसलिए लोग थोड़े से आक्रोशित हो गए, क्योंकि उस मकान में उनका बहुत सारा सामान है ऋतु। अभी वो जस्ट अपने कपड़े और थोड़ा बहुत जरूरत की चीजें को लेकर ही जो प्रशासन ने उनको जमीन जो जगह उपलब्ध कराई है या जो कमरा उपलब्ध कराया है वहां पर पहुंचे थे। उनके बड़े बड़े फर्नीचर हैं, टीवी हैं, फ्रिज है, दूसरी जरूरत की तमाम चीजें हैं, उनकी क्रॉकरी है। तो उनको ऐसा लगने लगा कि ये टीम आ गई है और कहीं अचानक से सबको तोड़ना दे तो उनका जो लाखों का सामान है वो ना नष्ट हो जाए। यही कारण है कि प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि किसी मकान को गिराया नहीं जा रहा है, और मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी भी मकान को अभी गिराया नहीं जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस तमाम जानकारी के लिए, जोशीमठ से सीधे अपडेट के लिए धन्यवाद।
और इस विषय पे विस्तार से होगी चर्चा। जोशीमठ में पुनर्वास को लेकर जीवन और इतिहास को बचाने की मुहिम के साथ ही भूवैज्ञानिकों का इस संकट को लेकर क्या कहना है, इस पर करेंगे न्यूज नाइट के अगले हिस्से में चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें देख लें। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 राष्ट्रीय स्तर की भू राज्य सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी है। जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 सहकारी समितियों की स्थापना का फैसला लिया गया है। रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को भी आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। देश में सहकारिता के विकास की दिशा में मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है, जिससे कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के साथ ही ग्रामीण स्तर पर लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिले। बुधवार को एक अहम फैसले के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी। इसके तहत जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 सहकारी समितियों की स्थापना का फैसला लिया गया। इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर की इन समितियों के गठन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषकों का आय में वृद्धि और उसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराने, उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग तथा कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता देने के लिए इन तीनों संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापना करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही एक अन्य अहम फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि बीते वर्ष में देश में डिजिटल लेन देन में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 में ये बढ़कर साल 2021 के 41 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 84 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो 12 लाख करोड़ थी, इस संख्या को भारत के जीडीपी के अनुपात में देखें तो ये लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क से किया जाएगा। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान के रूप में किए जाने को भी मंजूरी दी गई। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिए। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी।
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन्वेस्ट मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया। इंदौर में आयोजित इस 2 दिवसीय समिट में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष रूप से शामिल हुए। इस सम्मेलन में देश दुनिया से कई बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद देश लगातार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की राह पर आगे बढ़ रहा है। 40,000 से ज्यादा प्रक्रियाओं को हटाकर ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाया गया है। देश में इंफ्रा, हाईवे, हाईवे और डेडिकेटेड कॉरिडोर का निर्माण बढ़ा है। FDI में इजाफा देखा गया है। ऐसे में उन्होंने निवेशकों से कहा कि वैश्विक स्तर पर कई संस्थाएं भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में लगातार भरोसा जता रही हैं। The IMF sees India as a bright spot in the global economy. The World Bank says that India is in a better position to deal with global headwinds than many other countries. This is because of India's strong macroeconomic fundamentals. प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सामर्थ्य, संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि आस्था, अध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक MP अजब, गजब और सजग भी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि PLI स्कीम से MP को एक बड़े फार्मा और टेक्सटाइल हब बनने में मदद मिली है। साथ ही उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि भारत के साथ मिलकर नई ग्लोबल सप्लाई चेन निर्माण करने का ये एक सही समय है। हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, न्यूट्रिशन हो, स्किल हो, इनोवेशन हो, हर लिहाज से भारत में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। ये भारत के साथ साथ एक नई ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्माण का समय है। इस निवेशक सम्मेलन में टाटा और बिरला समूह सहित कई अन्य औद्योगिक घरानों ने भी शिरकत की। उन्होंने राज्य के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर निवेश करने और प्रदेश सहित देश के विकास में भागीदार बनने का संकल्प जताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण को भी संरक्षित, संवर्धित करने का संकल्प जताया। कई औद्योगिक इकाइयों ने वृक्षारोपण कर एक स्वस्थ कार्बन साइकिल विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रदेश में सीमेंट, रियल एस्टेट, खाद्य प्रसंस्करण सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के सम्मेलन में 70 प्रमुख उद्योगपतियों सहित तकरीबन 73 देश और 7,000 से ज्यादा निवेशक उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट इन MP में 2 दिनों तक देश और दुनिया के उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक बेहतर इकोसिस्टम उद्योगपतियों के लिए बनाने की कोशिश की है। 1-to-1 मुलाकातें हो या फिर सिंगल विंडो सिस्टम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उद्योगपतियों से चर्चा कर निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को हुबली धारवाड़ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। युवा महोत्सव की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर होगी। ये 26वां युवा महोत्सव है और खेल एवं युवा मंत्रालय हर साल इसका आयोजन करता है। इस वर्ष युवा उत्सव का थीम है विकसित युवा, विकसित भारत। देश भर से 7500 युवा के इस उत्सव में भाग लेने हुबली धारवाड़ पहुंच रहे हैं।
कर्नाटक की आर्थिक राजधानी हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तैयारी है। कोविड महामारी के बाद हो रहे इस उत्सव को लेकर युवाओं में खासा जोश है। इसका मैस्कट चंपी चिक्का यानी युवा चैंपियन यहाँ पहुँचने वाले युवाओं का स्वागत कर रहा है। इस उत्सव के दौरान आयोजित गतिविधियों में प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्शल आर्ट प्रदर्शनियाँ, बौद्धिक प्रवचन, युवा कलाकार शिविर, सेमिनार और साहसिक कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत और कई अन्य फ्लैगशिप योजनाओं पर भी विचार होगा। इतना ही नहीं, इस दौरान विशेष मिलेट्स मेला भी आयोजित किया जाएगा। जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनको हम सभी अपने जो टूरिज्म के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं, ब्रोशर्स दे रहे हैं एंड एक लेजर शो भी कर रहे हैं रिगार्डिंग धारवाड़ एंड हुबली, रिगार्डिंग अपना ये जो हिस्ट्री है और टूरिस्ट पोटेंशियल है रिगार्डिंग दैट। हम उनको धारवाड़ पेड़ा सबको दे रहे हैं। हम उनको अपने जो खादी फ्लैग्स हम बनाते हैं जिसको देश में हर जगह पे जो होता है, तो उसको हम एक फ्रेम करके उनको खादी फ्लैग का अपना जो ब्रांडिंग है उसको हम पहुंचाने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं। युवा उत्सव का उद्देश्य एक साझा मंच पर अपनी सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन करके युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा, साहस की अवधारणा का प्रचार करना है। मोदी जी की जो शैली, वक्तृत्व शैली और सभी उन्हीं से हम प्रेरित होते हैं और उनका हमारे अलग ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। थैंक यू हमें मौका देने के लिए, हमें नेशनल्स के लिए सिलेक्ट करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर को भी थैंक यू कि उन्होंने इतना बड़ा हमारे लिए स्टेज सजाया, हमें इतना बड़ा मौका दिया यहाँ आने के लिए, अपने आप को, अपने फोक डांस को यहाँ पे दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया, इनोवेशंस और युवाओं में नेतृत्व प्रेरित करने पर जोर देते रहे हैं। इसके अलावा उत्सव के दौरान 5 विषयों कार्य, उद्योग और नवाचार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शांति और साझा भविष्य पर चर्चा होगी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान होने वाला यह राष्ट्रीय महोत्सव युवाओं के लिए एक मंच है जिसके जरिए वे भारत को विश्व में एक सामर्थ्यवान, सशक्त और समृद्ध देश बनाने की दिशा में प्रेरित होंगे। ये महोत्सव न केवल विभिन्नता में देश की एकता को प्रदर्शित करना है, बल्कि यहाँ आने वाले युवकों को आने वाले लीडरशिप और उनकी पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भी आयोजित किया गया है। कैमरामैन अप्पाजी राव के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, धारवाड़। बिहार के बक्सर जिले के चौसा थर्मल पावर प्लांट की अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा किसानों का प्रदर्शन बुधवार को उग्र हो गया। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों के घर में मंगलवार आधी रात घुसकर पुलिस ने महिलाओं, बच्चों की बर्बरतापूर्ण पिटाई की। इसके बाद किसान उग्र हो गए। किसानों ने पुलिस की गाड़ियों को तोड़-फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। एसडीवीएन के गेट पर भी आग लगा दी गई। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने करीब 6 राउंड हवाई फायरिंग की। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हो रही है। बड़ा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये पूर्णतः गुंडा राज का प्रदर्शन है। आज जमीन के अधिग्रहण के मामले में किसानों को उचित मुआवजा देने से क्यों भाग रहे हैं? इनके पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो किसानों से दोहन शोषण करके फिर उसका नेचर बदलते हैं। जमीन का नेचर आवासीय, गैर आवासीय बनाएंगे, उसके हिसाब से मुआवजा का रेट बढ़ेगा। ये तमाम खेल पूरे बिहार के अंदर हो रही है। लघु सीमांत किसान के साथ आपका ये व्यवहार कतई उचित नहीं है। इसको उच्च स्तरीय जांच कराइए, दोषी लोगों पर कार्रवाई हो और किसानों को मुआवजा मिले। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार हैं। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलीथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। जोशीमठ इस समय बड़े संकट का सामना कर रहा है। भूतसाव से लगातार घरों में दरारें पड़ रही हैं। इस बीच जोशीमठ में प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की मुआवजे को लेकर बातचीत जारी है। आज हमारा विशेष इसी पर आधारित है। जोशीमठ को बचाने की मुहिम हुई तेज। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अरुण प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो प्रशासन प्रभावितों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है, प्रभावितों का मुआवजा को लेकर कुछ मतभेद है। उनका कहना है कि पूर्ण मुआवजे का पहले एक आश्वासन दिया जाए, उसके बाद जिस तरह से इस पर राहत का काम होना है वो किया जाए। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या इस खतरे का अंदेशा आज पहली बार हुआ है या सालों से इस तरह का अंदेशा रहा है? क्योंकि 1976 की एक रिपोर्ट भी है, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, जो इन तमाम खतरों से सचेत करती आई एक लंबे समय से। रितु जी, वैसे तो 1936 में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट आए थे, वो जोशीमठ आए थे। उन्होंने उस समय भी ये 1936 में भी इस लैंड की फ्रेजिलिटी को लेकर, यानी कि लूज सॉइल को लेकर एक अंदेशा जाहिर किया था, और वो एक किताब जियोलॉजिकल रिपोर्ट में उसकी मेंशन भी है। फिर 1976 में जो गढ़वाल कमिश्नर थे मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में एक 18 मेंबर कमेटी बनी थी। उन्होंने भी ये कहा, और ये बात सही है, क्योंकि एक ग्लेशियाइड जोन है, ये एक खिसके हुए लैंड पे बना है जोशीमठ शहर। भले ही 7वीं शताब्दी में बना हो, लेकिन चूंकि उस समय तो इतना कंस्ट्रक्शन होता नहीं था जी, बहुत छोटी छोटी इमारतें बनती थी। लेकिन आज की तारीख में तो वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं, मल्टी स्टोरी होटल्स बन गए हैं, और कैरिंग कैपेसिटी से जो शहर की उससे कहीं ज्यादा वहां पे आवागमन भी होता है, और बिल्डिंगें भी वहां पे कैरिंग कैपेसिटी से या लोड बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है। दूसरी बात है कि वहां पे स्लोप पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं बिना किसी सॉलिड फाउंडेशन के, बिना प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टडी के, बिना फाउंडेशन स्टडीज के बनी है। तो ये खतरा रहा है, और ये सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इस बात को इग्नोर भी किया है। रिपोर्ट तो 1976 में आई थी, और लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आज नतीजा सबके सामने है। जी अरुण जी, उत्तराखंड की टोपोग्राफी की बात करें तो जोशीमठ का जो इलाका है और यहाँ जो प्रभावित है इस समय, उनकी चिंता जायज है कि उनके लिए एक तरह से सिर्फ मौजूदा जीवन नहीं, भविष्य नहीं, लेकिन विरासत, पीढ़ियों से जो रहते आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो दोबारा जोशीमठ बसाने की या इन तमाम प्रभावितों को एक दूसरी जगह बसाने की जो कोशिश की जा रही है, ये कितनी ठीक होगी? और जो एक तरह से गतिरोध या जो समस्या, आश्वासन जो नहीं, आश्वासित जो नहीं हो रहे हैं प्रभावित, उसका कारण क्या लगता है? उनमें क्यों नहीं ये विश्वास बहाली प्रशासन पैदा कर पा रही है? देखिए, आज सीएम साहब वहां पर हैं। शाम को वो पहुंचे थे जोशीमठ, दूसरी बार पहुंचे थे आपदा होने के बाद में, और
रात को भी वही रहने वाले हैं। वो लगातार वहां पे लोगों से, आपदा प्रभावित लोगों से मिल भी रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा भी की है कि जो मुआवजा मिलेगा वो बिल्डिंगों के मार्केट प्राइस के अनुकूल मिलेगा, उसके अनुरूप मिलेगा। तो इस बात को लेकर बहुत चिंता वाली बात नहीं है। शुरू में क्या हुआ था कि अंतरिम सहायता जो घोषित की गई थी उसे लेके अफवाहें भी उड़ी कि वही शायद अंतिम सहायता है। वो बेसिकली अंतरिम राहत थी, फौरी राहत थी, लेकिन निश्चित रूप से अपनी विरासत खोने का तो गम जिंदगी भर टालता है। टिहरी डूब गया, आज तक टिहरी डूबने से जो विस्थापित लोग हैं वो बस भी गए, रिलोकेट हो गए, रीसेटल भी हो गए, लेकिन उन्हें जिंदगी भर टिहरी खोने का, अपनी विरासत खोने का गम तो सालता ही रहेगा जिंदगी। जी अरुण जी, उत्तरकाशी का 90 के दौर में जो भूकंप आया था उसके बाद जो हालात बने थे उसे देखते हुए और उसके बाद जिस तरह का पुनर्वास का काम हुआ था और फिर लगातार कई ऐसे मौके आए जिसमें प्रशासन ने, जी, और हादसे हुए जिसमें प्रशासन ने एक तरह से विस्थापितों को स्थापित किया है। तो आज इस काम में क्या आपको लगता है, क्या प्रशासन को और ज्यादा मशक्कत करने की सिर्फ जरूरत है, एक सही जगह तलाशने की जरूरत है, या इसमें कुछ और है जो प्रभावितों को लगातार एक तरह से उनके लिए एक समस्या बना हुआ है? ये समस्या की तो बात है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है वो ये है कि रीसेटल हो जाना, जोशीमठ चूंकि फ्रेजाइल उस पर बना हुआ है, लूज सॉइल पे बना हुआ है और खिसके हुए लैंड पे बना हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां पूरी तरह से दोबारा उसी ढंग का शहर बन पाएगा जैसा कि वो अब तक था। इसलिए रीसेटल ही करना पड़ेगा लोगों को, और रीसेटल करने में वक्त लगेगा निश्चित रूप से। जगह को आइडेंटिफाई करना, देहरादून और उत्तराखंड में लैंड की बड़ी कमी है, मतलब जो जहां पे लोग रह सके उसकी थोड़ी कमी है, तो सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जहां तक मेरा मानना है कि प्रशासन ने प्रोएक्टिव रोल शुरू में नहीं किया। जब मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले कुछ इस बात के इंडिकेशन, संकेत मिलने लगे थे कि ये पहाड़ दरक सकता है या दरारें पड़ सकती हैं, दरारें पड़नी शुरू भी हो गई थी। शुरू में सरकार को ढंग से स्थानीय प्रशासन ने उस हद तक चेताया नहीं जिस हद तक चेताने की आवश्यकता होती है। जी, 2021 की जो घटना थी अरुण जी, क्या आपको लगता है कि उसके बाद ही प्रशासन को ज्यादा सचेत होने की जरूरत थी? बिल्कुल, शुरू में सचेत हो जाना चाहिए था। ये बात तो निश्चित रूप से सही है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। शुरू में जब संकेत मिले उस समय ही सचेत हो जाना चाहिए था। ये तो हिंदुस्तान में ये एक प्रवृत्ति है कि प्रशासन जो है शुरू में ब्रश अंडर द कारपेट करता है चीजों को, जब तक कि वो सिर के ऊपर से न गुजर जाए तब तक प्रोएक्टिव एक्शन लेने के लिए हिंदुस्तान का प्रशासन या ब्यूरोक्रेसी जानी नहीं जाती है। जी अरुण जी, आपने अभी कहा कि उत्तराखंड, देहरादून, इन तमाम जगहों पर जमीन की एक तरह से बसावटी जमीन की कमी है। बिल्कुल है। अब जब जोशीमठ में लोगों को विस्थापित हुए हैं लोग, इन्हें दोबारा बसाने की कोशिश की जा रही है, तो ये डर तो इनको भी है, तमाम लोगों को भी है। तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से उस व्यवस्था को एक तरह से किस तरह का रोड मैप तैयार करेगा? क्या इससे पहले मौजूदा प्रशासन के सामने ये परिस्थितियां आई हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, टिहरी के लोगों को ऋषिकेश में, हरिद्वार में, देहरादून में बड़ी संख्या में बसाया गया था, और जब टिहरी डूबा उससे पहले से बसाना शुरू किया था, तो ऐसा लोगों को बसा तो दिया ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इस सरकार की जिम्मेदारी होती है ये। लेकिन वो उनके एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की स्थिति क्या होगी, इसमें तो वक्त लग सकता है जी। इसलिए असुरक्षा की जो भावना लोगों के अंदर है वो स्वाभाविक सी भावना है। जी अरुण जी, आप हमारे साथ अरुण जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ प्रोफेसर नरेश चंद्र पंत जी भी जुड़ गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, टोपोग्राफी की जोशीमठ की बात करें, तमाम अध्ययन, तमाम रिपोर्ट आई 1976 से लेकर 2022 तक भी, और 2021 की एक बड़ी घटना थी जिसमें एनटीपीसी का प्लांट एक तरह से बह गया था, उसमें कई जाने गई थी। क्या आपको लगता है ये संकेत लगातार मिलते रहे हैं, और जोशीमठ को दोबारा अगर बसाने को सोचे, या जो तमाम लोग हैं जो इस समय प्रभावित हैं, क्या उनके लिए वहां रहना अब उचित होगा?
रितु जी, मैं जो पुनर्वास की बात है उसके बारे में तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ एक तरह से, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं कह सकता, मगर मेरा थोड़ा सा भिन्न विचार है जो इस पर्टिकुलर इशू को लेके है। उसमें जो मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी जानते हैं कि जो जोशीमठ शहर या टाउन कहें वो एक लैंडस्लाइड, पुरानी लैंडस्लाइड पे था। कंपोजिट थी या सिंगल लैंडस्लाइड थी, उसके बारे में थोड़ा संशय है। लैंडस्लाइड का मतलब ये है कि जो फाउंडेशन थी वो फाउंडेशन फर्म रॉक पे नहीं थी, बल्कि लूज मटेरियल पे थी जो सेमी कॉम्पैक्टेड था। बट ये भी बात सही है कि वो बहुत समय से, सदियों से ठीक ठाक था। ये जो अभी की घटना जो हुई है, इसके संकेत पहले से मिल रहे थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, मगर इसमें क्या मेन कारण है, क्या चीज है जिसके कारण ये हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की जरूरत है। अगर ये रिलेटिवली लूज मटेरियल है, सेमी कॉम्पैक्टेड मटेरियल था, तो उसमें कई वाटर बॉडीज भी रही, अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज भी रही थी। और जो ये बसावट हुई यहाँ पर, बसावट का जो बड़ा आप देख रहे हैं, आपके पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, जो बहुत बड़ा रूप था, उसमें बड़ी बिल्डिंग्स बनी, लोडिंग बढ़ गई। नॉट ओनली कि लोडिंग बढ़ गई, वो बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए फाउंडेशन भी नीचे गई। तो ये कई जगह पे ये जो वाटर बॉडीज थी, एक्वीफर्स थे, उनको डाइसेक्ट किया शायद। ये अनप्लान्ड था, ये मेन कमी थी। तो वो जब डाइसेक्ट किया तो बहुत कई रिपोर्ट्स थी कि पानी ज़्यादा रिसना शुरू हो गया था, ज़्यादा आना शुरू हो गया था, काफ़ी ज़्यादा, उसकी क्वांटिटी भी कई जगह मेंशन है जी। उसके कारण जब वो पानी निकला तो उसको, उस वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए ये धसाव शुरू हुआ। आप ये देखिए, अगर ये टो कटिंग से होता तो सारा का सारा एरिया प्रभावित होता, मगर अभी लगभग 40% एरिया है या शायद उसके आसपास है। तो इसका मतलब ये जहां जहां पर वो उसका प्रभाव पड़ा है वहां पे ये हुआ है। इसमें, इस पर्टिकुलर केस में या इसमें ऐसा यही कारण ज्यादा लगता है। तो मेन मुद्दा जो इसका कॉज है वो अनकंट्रोल्ड, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन है, जिसमें बड़ी लोडिंग भी है। तो इसको हम दूसरी चीजों से जोड़ सकते हैं, बट अभी तक कोई वैज्ञानिक, मैं तथार्थ होकर बात कर रहा हूं, तो वैज्ञानिक कारण मुझे नजर नहीं आता जी। तो इसका मतलब जो ये कहा जा रहा है प्रोफेसर साहब की, लगातार जिस तरह का विकास के जो काम हो रहे थे, वो चाहे टनल की खुदाई रही हो या तमाम और प्लांट्स की खुदाई रही हो, ये क्या बड़ा कारण है इस घटना का? देखिए, उसमें दो बातें, दो बड़े मेजर वो लेते हैं। एक जो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट की बात करें, उसकी टनल से इसका रिलेशन नहीं है जी। वो टनल इसको इम्पैक्ट नहीं करती, मगर जो बड़े जो सड़क बनाने के लिए बड़े जो डायनामाइट वगैरह के यूज किए गए या बड़े एक्सप्लोशन किए गए, उससे ये ट्रिगर हो सकता है। मेरा मतलब मेरी समझ में ये बात जी। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई वो है, मगर उससे बड़ा कारण शायद जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन है। इसका अगर मैं एक बात और कहूं कि इसका हम जो लोग हैं उनको दोष नहीं दे सकते। हमारी पॉलिसी में प्रॉब्लम है कि पॉलिसी में हम इस सेफ्टी को लेते ही नहीं है, और दूसरी बात है जो लोकल कम्युनिटी है उसको इस बारे में जागरूक भी नहीं करते कि उनके लिए क्या ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी चाहिए। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और पॉलिसी, ये दो फेलियर मुझे ज्यादा। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपका कहना है कि प्रशासन और नीतिगत स्तर पर एक बहुत बड़ी कमी है, जिसका खामियाजा आज न सिर्फ जनता भुगत रही है बल्कि प्रशासन को भी उस तमाम पुनर्वास की तैयारी करनी पड़ रही है। अरुण जी, अंत में सिर्फ आपसे, प्रशासन की बड़ी लापरवाही है जिसका खामियाजा आज वहां की जनता भुगतेगी।
ये प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां आज की त्रासदी के लिए जिम्मेदार हैं खुलेआम। फिर राजनीतिक पार्टियां किस तरह से धरने पे बैठ सकती हैं ये कहकर कि पुनर्वास सही मिले? आखिर बसावट बसाई क्यों गई इन जगहों पर जहां पे ये खतरे लगातार थे? ये इशू तो ये क्या जरा से लालच के लिए या राजनीतिक फायदे के लिए ये किया गया? देखिए, एक्चुअली आज तक उत्तराखंड बनने से पहले से ही हो जानी चाहिए थी पहाड़ों में लोड, मतलब बेयरिंग कैपेसिटी या कैरिंग कैपेसिटी जिसे कहते हैं। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब सिर्फ बिल्डिंग की कैरिंग लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं, बल्कि पीपल, नंबर ऑफ पीपल लिविंग, पॉपुलेशन की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है। पहाड़ों में तो चूंकि फ्रेजिलिटी है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, हिमालय, फ्रेजाइल रॉक्स हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी की कोई स्टडी हुई नहीं है। भाई आज सीएम साहब ने घोषणा की है कि सभी शहरों की जाएगी। मुझे लगता है कि हो जानी चाहिए थी ये बहुत पहले, तो चूक तो है ही, लेकिन इसको जिस ढंग से अपोजिशन बना रहा है, मुद्दा बना रहा है, राजनीतिक मुद्दा, ये आज की तारीख में राजनीतिक मुद्दा इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि सभी सरकारें बराबर जिम्मेदार हैं इसके लिए। ये एक राजनीतिक मुद्दा आज नहीं होना चाहिए। ये चूंकि शुरू से इग्नोर किया गया है, इस बात को सभी सरकारों ने किया है, वर्तमान सरकार ने भी किया है और उससे पिछली सरकारों ने भी किया है। और ये सिर्फ ये आज तो चलिए ये बात कहें हम जोशीमठ की, लेकिन ये समस्याएं मसूरी में भी आ सकती हैं भविष्य में, क्योंकि वहां पे भी जिस कदर बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है वो कैरिंग कैपेसिटी से मुझे लगता है कहीं ज्यादा बाहर है। ये नैनीताल में भी दिखाई दे रहे हैं उसके। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण जी। और प्रोफेसर पंत साहब ने भी इस बात को सामने रखा कि किस तरह से शहरीकरण, अंधाधुंध शहरीकरण के साथ जो प्रशासन की चूक है तमाम नीतियों में, और फिर उन तमाम प्लान्स को स्वीकृति देने के लिए जो कि इस इलाके में इस जमीन पर नहीं होने चाहिए, चाहे वो 3 इमारता होटल हो या 4 इमारत के होटल हो। बात कहूंगा मैं रितु जी कि मास्टर प्लान भी नहीं बना है इन पहाड़ों में, शहरों का कोई मास्टर प्लान नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल अरुण जी, नीतिगत चूकों का खामियाजा एक तरह से आम जनता तो भुगती रही है, लेकिन ये खतरे सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं है, ये खतरे पूरा उत्तराखंड में मंडरा रहे हैं इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पंत साहब, आपका भी, अरुण जी आपका भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राजधानी दिल्ली में बीते 6 जनवरी को सदन में एमसीडी के नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का विवाद सड़क तक पहुंच गया है। 6 जनवरी को जबरदस्त हंगामे और हाथापाई की तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को दिल्ली भाजपा की प्रदेश इकाई ने दिल्ली में 16 अलग अलग जगहों पर एक साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर बैनर अभियान के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा खुद तड़के सुबह आईटीओ पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि एमसीडी के सदन में आप नेताओं और पार्षदों के द्वारा जो गुंडागर्दी की गई उसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल माफी मांगे।
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में वकीलों को 25 करोड़ रुपए चुकाए जाने पर आम आदमी पार्टी की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों, चिकित्सकों और डीटीसी मार्शलों के वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पैसा खर्च कर रही है। बेहद ही परेशान करने वाला तथ्य अब सामने आया है। ये कट्टर बेईमान महापापी हैं अरविंद केजरीवाल। पाप करे, भ्रष्टाचार करे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार। एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता। और दुख की बात है ये, राजकीय कोष से जो जनता की गाड़ी कमाई से धन आता है, उसका इस्तेमाल स्वास्थ्य चिकित्सा बेहतर करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई कैसे बेहतर हो, इसके लिए नहीं किया जा रहा है। अमेरिका के घरेलू उड़ान तंत्र में अचानक खराबी आ गई। कंप्यूटरीकृत गड़बड़ी से हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरे अमेरिका में विमान सेवाएं ठप हो गई हैं। हालांकि इसे बाद में दुरुस्त कर लिया गया और विमानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के कारण 1000 से अधिक उड़ानें रोक देनी पड़ी। अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन देश भर में उड़ान सेवाओं को नियंत्रित करता है। इसके जरिए ही पायलटों और अन्य उड़ान कर्मियों को किसी भी प्रकार के खतरे, हवाई अड्डे की सुविधाओं और सेवाओं में किसी प्रकार के बदलाव के बारे में चेतावनी जारी की जाती है। इसके लिए सामान्य प्रक्रिया को भी अपडेट किया जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर विस्फोट की घटना सामने आई है। यह विस्फोट विदेश मंत्रालय के बाहर हुआ। जब धमाका हुआ उस वक्त चीनी अधिकारियों की तालिबान के साथ बैठक चल रही थी। घटना में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन साल 2021 अगस्त जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से ज्यादातर हुई घटनाओं में इस्लामिक स्टेट का ही नाम सामने आया है। कटक में हॉकी विश्व कप का शानदार तरीके से आगाज हो गया है। वहां 13 जनवरी से मुकाबले खेले जाएंगे। कटक में रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में 16 देशों के खिलाड़ी, अधिकारी और देश के गणमान्य व्यक्तियों सहित करीब 20,000 दर्शक शामिल हुए। ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दिशा पटानी समेत कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। इसके अलावा कोरियन बैंड ब्लैक स्वान की शानदार प्रस्तुति से स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड और विदेशी कलाकारों के अलावा कई स्थानीय कलाकारों ने भी परफॉर्म किया। 29 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही टीमों का स्वागत करते हुए लगातार दूसरी बार विश्व कप के आयोजन को ऐतिहासिक बताया। Odisha has long been known for its hospitality. I am sure all the visitors will take a little part of Odisha home with them. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ओडिशा को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देते हुए प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही टीमों को शुभकामनाएं दी। Every Indian is excited to watch the Men's World Cup Hockey Games और केवल आयोजन ही नहीं हो रहा, कटक के इस मैदान में मैं देख रहा हूं कि दुनिया भर में वर्ल्ड कप हॉकी के जितने आयोजन हुए होंगे, सबसे भव्य आयोजनों में से एक
और ये आपकी आवाज, ये यहाँ की हुंकार बता रही है कि ओडिशा में और इंडिया में हॉकी को कितना प्रेम किया जाता है। पुरुष हॉकी विश्व कप लगातार दूसरी बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। भुवनेश्वर के साथ साथ राउरकेला को इसकी मेजबानी मिली है। हॉकी विश्व कप के मैच ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। राउरकेला स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। विश्व कप का फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम 13 जनवरी को स्पेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की अन्य बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। झारखंड चाईबासा के टोंटो में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट होने से 6 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। सभी घायलों को रांची एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया है। सभी जवान नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में निकले हुए थे, इसी दौरान विस्फोट हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली नगर निगम के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए हैं। उन पर कथित रूप से धन का उपयोग करके उत्तरी पूर्वी दिल्ली हिंसा में साजिश रचने का आरोप है। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 जनवरी को टल गई है। पीड़ित की ओर से वकील दुष्यंत दवे के अस्वस्थ होने के चलते सुनवाई टली है। एडिशनल सेशन जज की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले में ट्रायल पूरा होने में 5 साल का वक्त लगेगा।